नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 15 बहुलक अर्थात पॉलीमर के अंदर योगात्मक या संघनन बहुलक के बहुलकीकरण की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो दो प्रकार से आ जाता है। पहला क्वेश्चन तो सीधा आपसे ये पूछ लिया जाए कि योगात्मक बहुलक के बहुलकीकरण की क्रियाविधि को समझाइए कि एकलिक इकाइयों से बहुलक जो बनता है उसकी क्रियाविधि को समझाना है। या दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमा के देना चाहे तो अगला ये बोल देगा, अगर आप भी हैं क्लास 12th में और करना चाहते हैं टॉप तो MK बूस्टर लाए आपके लिए टॉपर बैच। जैसा इस बैच का नाम है वैसा ही इसका काम है। MK बूस्टर से पढ़कर बहुत से बच्चे टॉप कर चुके हैं। अगर आप टॉपर बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे। इनमें से कुछ फीचर आप सुन लीजिए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स, चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड वन शॉट वीडियो, वीकली डाउट क्लासेज, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, प्री बोर्ड एग्जाम। ऐसे तमाम फायदे इस बैच में मिलेंगे। यह बैच आपको MK बूस्टर ऐप पर बिल्कुल कम कीमत पर मिलने वाला है, तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें MK बूस्टर ऐप। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। कि एथीन से पॉलीथीन नहीं बनाना, एथीन से पॉलीथीन बनाने की क्रियाविधि को समझाइए। क्वेश्चन टॉपिक समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से लिखते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि थोड़ा जल्दी तैयार है। क्या लिखा है? योगात्मक। दूसरा नाम क्या लिखा था इसका? संकलन। योगात्मक या संकलन बहुलक के योगात्मक या संकलन बहुलक के बहुलकीकरण या बहुलीकरण भी बोल देते हैं, बहुलीकरण। योगात्मक या संकलन बहुलक के बहुलकीकरण की क्रियाविधि। क्वेश्चन समझ गए होंगे, सीधा आएगा 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो। योगात्मक या संकलन बहुलक के बहुलकीकरण की क्रियाविधि समझाइए। या इसी टॉपिक को, क्योंकि इसके अंदर हम एथीन से पॉलीथीन बनाने वाली क्रियाविधि पढ़ेंगे, तो यह क्वेश्चन के रूप में आपसे ये भी पूछ सकता है कि एथीन से पॉलीथीन बनाने की क्रियाविधि। तो दोनों में से कोई भी एक चीज़ पूछे, मतलब एक ही है, एथीन से पॉलीथीन बनाने की क्रियाविधि। यहाँ से हम टॉपिक को स्टार्ट करें। सबसे पहले योगात्मक बहुलक के बहुलकीकरण की जो क्रियाविधि होती है वो मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि योगात्मक बहुलक की बहुलकन की क्रिया मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। दूसरा, योगात्मक बहुलकीकरण को प्रारंभ करने के लिए हमें प्रारंभक की आवश्यकता होती है, जो एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रारंभक जो अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, तो यहाँ पर हमें प्रारंभक की आवश्यकता होती है। और प्रारंभक के रूप में मुख्यतः हम बेंजोइल पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका? बेंजोइल पेरोक्साइड या ट्रिथियल ब्यूटिल पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम इसको स्टेप से समझेंगे। तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि, तो क्या लिखेंगे कि ये बात क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 तो आपको माइंड में कि योगात्मक बहुलकीकरण की क्रियाविधि। क्या लिखा है? योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। पता है क्या मुक्त मूलक क्या होता है? जब किसी सहसंयोजक बंध का समास विखंडन हो जाता है और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उससे हम बोलते हैं मुक्त मूलक। तो योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। आगे क्या लिखेंगे कि यह क्रियाविधि उच्च ताप व दाब एवं उच्च ताप एवं दाब एवं बेंजोइल पेरोक्साइड
ऑब्लिक एसिटिल पेरोक्साइड ऑब्लिक तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रारंभ होती है। आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रारंभ होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि मुक्त मूलक यौगज बहुलकीकरण में प्रयुक्त प्रारंभक का नाम व सूत्र लिखिए। क्वेश्चन ये आया था, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न वो लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मुक्त मूलक यौगज का मतलब योगात्मक, मुक्त मूलक यौगज बहुलकीकरण में प्रयुक्त प्रारंभक का नाम एवं सूत्र लिखे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि मुक्त मूलक यौगज बहुलकीकरण में प्रयुक्त प्रारंभक का नाम व सूत्र लिखें। तो प्रारंभक का मतलब अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला जिसकी बहुत अल्प मात्रा अभिक्रिया को प्रारंभ कर देती है और जिससे अभिक्रिया आगे कंटिन्यू संपन्न होती रहती है। तो प्रारंभक बहुत अल्प मात्रा में अभिक्रिया को प्रारंभ कर देता है। अब देखो यहाँ पे तो मुक्त प्रारंभ की बात करें तो ये जो हमने लिखा है बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड और तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड, ये तीनों के तीनों क्या है, प्रारंभक है। इनका मैं ये दो पहले संरचना बना देता हूँ, फिर उसका नाम आ जाएगा। जैसे बेंजोल पेरोक्साइड है तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, C6H5। चाहे तो बेंजीन वाले बना सकते हो, C6H5 के स्थान पे क्या बना सकते हो, बेंजीन वाले, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O आ गया। सेम अब इसी संरचना को आगे रिपीट कर दो, एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख दो, तो O C डबल बॉन्ड O C6H5 लिख दिया। C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड। नीचे नाम लिख देता हूँ मैं इसको, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब देखो यहाँ पर आपको पूछा गया एसिटिल। एसिटिल का मतलब क्या है, जहाँ C6H5 आया है, C6H5 आया है उसके स्थान पे क्या लिख दो, CH3। क्या लिख दो, CH3। जैसे यहाँ पर हम लिखना चाहिए एक और एग्जाम्पल, तो ये हो गया इसका सूत्र और ये हो गया इसका नाम। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वैसे एक ही पूछा है, दूसरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि CH3 C डबल बॉन्ड O O, फिर O C डबल बॉन्ड O CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिल पेरोक्साइड। एसिटिल पेरोक्साइड। अगला क्या पूछा आपको, तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड। वैसे मैंने कहा एक बताना, फिर भी हम बात करें। तृतीयक ब्यूटिल की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो तृतीयक ब्यूटिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, CH3 कितने होते हैं, 3C। ये तृतीयक ब्यूटिल O O C CH3। ये हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड। क्या लिखा है, ये हमने लिखा है तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड। अब एक बात सुनना, आपको ये बात तभी बतानी है जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मुक्त मूलक यौगज बहुलकीकरण में प्रयुक्त प्रारंभक का नाम व सूत्र लिखें, तब तो ये बात है। अन्यथा क्वेश्चन ये आ जाए कि योगात्मक या संकलन बहुलक के बहुलकीकरण की क्रिया विधि समझाइए या एथीन से पॉलीथीन बनने की क्रिया विधि को समझाइए, तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले ये लिखेंगे कि योगात्मक बहुलकीकरण की, क्या लिखेंगे, योगात्मक बहुलकीकरण की क्रिया विधि किसके द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक के द्वारा संपन्न होती है। पहले लाइन तो ये लिखेंगे। दूसरा, ये क्रिया विधि उच्च ताप व दाब एवं बेंजोल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड या तृतीयक ब्यूटिल पेरोक्साइड आदि उत्प्रेरक की सहायता से क्या होती है, प्रारंभ होती है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ये क्रिया विधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। पहला पद होगा संकला प्रारंभक पद, दूसरा संकला संचरण पद और तीसरे में समाप्त एंड होता है तो संकला समापन पद होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं।
अब देखो इसके बाद टॉपिक ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इस बार अपने को स्पेस काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी, रिएक्शन है वो काफ़ी बड़ी होगी, तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन क्या पुटअप किया जा सकता है। इसके अलावा देखो अब हम बात करें कि सबसे पहले बात तो क्लियर होनी चाहिए कि बहुलकीकरण की ये क्रियाविधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 3। पहला पद क्या होगा? संकला प्रारंभक पद, दूसरा संचरण पद और तीसरा समापन पद। तो इसको एक बार इधर यहाँ से लिख रहे हैं कि बहुलकीकरण, क्या लिखा है? बहुलकीकरण की क्रियाविधि, बहुलकीकरण की क्रियाविधि निम्न 3 पदों में, कितने पदों में? बहुलकीकरण की क्रियाविधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। बहुलकीकरण की क्रियाविधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है। इसका पहला पद हम लिख रहे हैं यहाँ पे संकला प्रारंभक पद। इसका पहला पद क्या लिखा हमने? संकला प्रारंभक पद। देखो संकला प्रारंभक का मतलब इसमें संकला प्रारंभ होगी, समझना इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने पढ़ा था कि प्रारंभक के रूप में हम क्या लेते हैं? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड जब जैसे बेंजोल पेरोक्साइड लिया तो बेंजोल पेरोक्साइड से बना, क्योंकि हम यहाँ कौन सी बहुलकीकरण की क्रियाविधि बात कर रहे हैं? एथीन से पॉलीथीन। तो बेंजोल पेरोक्साइड से बना, बेंजोल पेरोक्साइड से बना फेनिल मुक्त मूलक एथीन के अणु के साथ जुड़कर एक बड़ा मुक्त मूलक बनाता है, जिससे अभिक्रिया प्रारंभ होती है। अतः इसे संकला प्रारंभक पद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संकला प्रारंभक पद कहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि पेरोक्साइड से बना फेनिल मुक्त मूलक, पेरोक्साइड से बना फेनिल मुक्त मूलक एथीन के अणु से जुड़कर एक बड़ा मुक्त मूलक बनाता है, जिससे अभिक्रिया प्रारंभ होती है। इसलिए इसे संकला प्रारंभक पद, इसलिए इसे संकला प्रारंभक पद कहते हैं। क्लियर बात? अब देखो यहाँ पे समझते हैं पेरोक्साइड में कौन सा लेते हैं मुख्यतः? बेंजोल पेरोक्साइड। तो स्ट्रक्चर समझना यहाँ पे कैसे होगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, यह क्या जाएगा? C6H5। इसके बाद ये क्या होगा? यहाँ से बीच में से टूटेगा तो क्या बनेगा? देखो गौर समझना यहाँ पे C6H5 C डबल बॉन्ड O O, ये मुक्त मूलक बन गया। तो इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। बेंजोल पेरोक्साइड मुक्त मूलक बन गया, तो ये पेरोक्साइड मुक्त मूलक बन गया। अब ये कितने बनेंगे बेटा? ऐसे 2, क्योंकि बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड है। अब इस पेरोक्साइड में अगले वाले स्टेप में क्या होता है? मैं यही लिख रहा हूँ कि ये CO2 बाहर चला जाएगा, तो ये मुक्त मूलक इस कार्बन पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? C6H5। और C6H5 को क्या बोलते हैं आप? फेनिल। ऊपर एगमित इलेक्ट्रॉन है तो फेनिल मुक्त मूलक, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल गई? CO2 गैस आपकी बाहर निकल गई। तो ये क्या आपका? फेनिल मुक्त मूलक। अब ये जो फेनिल मुक्त मूलक बना है वो एथीन के अणु के साथ जोड़ेगा। वो कैसे जोड़ता है? C6H5 मुक्त मूलक
प्लस एथिन का अणु क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब सीधी बात है क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये तो इसके साथ बंध बना लेगा और ये मुक्त मूलक आगे वाले कार्बन पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा C6H5CH2 और ये मुक्त मूलक। क्लियर है। तो ये फेनिल मुक्त मूलक था, वो एथिन के अणु के साथ जुड़ के एक बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है। अब क्या होगा नेक्स्ट में, संकला संचरण पद। अब ये जो बड़ा मुक्त मूलक बना है इससे एथिन का दूसरा अणु आके जुड़ेगा और ये मुक्त मूलक आगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो उससे और अधिक बड़ा मुक्त मूलक बनेगा। इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है। दूसरे पद को क्या बोलते हैं, संकला संचरण पद। क्या बोलेंगे, संकला संचरण पद। तो नंबर 2 यहाँ लिखते हैं हम, संकला संचरण पद। क्या लिखा हमने, संकला संचरण पद। इसमें क्या होगा, क्या लिखा हमने, संकला संचरण पद। जब बड़ा मुक्त मूलक है ये, जब बड़ा मुक्त मूलक एथीन के दूसरे अणु के साथ जुड़कर, बड़ा मुक्त मूलक एथीन के दूसरे अणु के साथ जुड़कर और अधिक बड़ा मुक्त मूलक बनाता है। बड़ा मुक्त मूलक बन गया और बड़ा, फिर उससे और जुड़ेगा, मतलब ये अभिक्रिया आगे तो जब बड़ा मुक्त मूलक एथेन के दूसरे अणु के साथ जुड़ के और अधिक बड़ा मुक्त मूलक बनाता है और ये क्रिया आगे चलती रहती है। यह क्रिया आगे चलती रहती है। आज समझना कैसे, इसको यहाँ से लो, बड़े मुक्त मूलक को C6H5CH2 ये एथीन के दूसरे अणु के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, बंध टूटेगा, तो ये बंध तो बना लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। C6H5CH2 हो गया और बड़ा बन गया। अब इसके आगे और CH2 जुड़ेगा तो वो जुड़ जाए, उसके आगे। तो इस प्रकार से इनके CH2 कितने जुड़ जाएंगे, N जुड़ जाएंगे। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझना आप। C6H5CH2 मुक्त मूलक, इसके साथ कितने जुड़ेंगे, N अणु जुड़ेंगे। अब N जुड़ेंगे तो कंडीशन देखना क्या बनती है। अब ये सीधी सी बात है कि आगे तो आ नहीं पाएगा स्पेस नहीं, तो इसको मैं कहाँ लिख रहा हूँ, नीचे। अब देखो इसके साथ जब N अणु जुड़ेंगे तो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जहाँ कन्फ्यूजन बचे। नॉर्मली आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे C6H5CH2 ये एक हो गया, ये दूसरे वाला CH2 फिर आप क्या करोगे, इसको यहाँ लिख दोगे CH2 यहाँ मुक्त मूलक लगाया और इसके आगे कितना कर दिया, N कर दिया। लेकिन बेटा ये गलत हो गया। कैसे, इसका मतलब ये मुक्त मूलक कितना बन गया, N, ये तो एक ही बनेगा। हाँ ऐसे CH2 तो N होंगे, लेकिन डॉट वाला तो एक ही रहता है, इससे जो अभिक्रिया आगे प्रारंभ होती है। इसका मतलब इसको समझाने के लिए इस N को यहाँ न लगा के इससे पहले वाले पे आप रिप्रेजेंट कर दो, ये जैसे ये मान लीजिए, तो ये बड़ा मुक्त मूलक बन गया। तो एक मुक्त मूलक बन गया, तो श्रृंखला इस प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। अब समझना, यहाँ पर आपके पास ये फेनिल मुक्त मूलक कितने बने थे, 2। तो जिस प्रकार से ये एक श्रृंखला बनी है, ऐसे की ऐसी एक श्रृंखला और बनेगी, 2 श्रृंखला बनेगी। अब तीसरा पद आता है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद में क्या होगा कि ये जो मुक्त मूलक की जो 2 श्रृंखलाएं बनी है, लास्ट में दोनों आके जुड़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो समझने के लिए बात क्या थी आपके लिए कि इस प्रकार की, जैसे यहाँ पे एक श्रृंखला बनी है C6 वाली, कितनी बनी है, 1, लेकिन कितनी बनेगी, 2, और लास्ट में दोनों आपस में मिल जाएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बात करें। बिल्कुल याद होना चाहिए कि भौलकीकरण की क्रिया विधि है वो 3 पदों में संपन्न होती है। पहली है श्रृंखला प्रारंभक पद,
दूसरा संकला संचरण पद। प्रारंभक पद में क्या होता है, जो मुक्त मूलक बनता है, फेनिलो या एस जो भी हो सकता है मुक्त मूलक कोई भी, वो मुक्त मूलक एथीन के अणु के साथ जुड़कर बड़ा मुक्त मूलक बनाएंगे, जिससे अभिक्रिया चलती रहेगी। फिर आगे एथीन के अणु जुड़ते रहेंगे और अभिक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। इसके बाद इसका आता है तीसरा पद संकला समापन पद। इसके बाद देखो बेटा आगे कहते हैं तीसरा पद आएगा संकला समापन पद। तो इस प्रकार से जो दो बड़े मुक्त मूलक बने हैं, लास्ट में वो दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और मिलने पर अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा जो पद हम यहाँ पे लिखेंगे वो क्या रहेगा, अपना संकला समापन पद। देखो तीसरा क्या रहता है, संकला समापन पद। जो मुक्त मूलक बनाता है तो लिखेंगे ये मुक्त मूलक अन्य मुक्त मूलक के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया को समाप्त कर देता है। तो यह मुक्त मूलक अन्य मुक्त मूलक के साथ मिलकर अभिक्रिया संपन्न कर देता है। ये मुक्त मूलक अन्य मुक्त मूलक के साथ, यह मुक्त मूलक अन्य मुक्त मूलक के साथ मिलकर अभिक्रिया समाप्त कर देता है। इसे संकला समापन पद, इसे क्या कहते हैं, इसे संकला समापन पद कहते हैं। समझना यहाँ से क्या बनाया था हमने, C6H5 CH2 फिर CH2 के को क्या किया, कोष्ठक में बंद N लगा दिया, फिर CH2 समझा दिया ये हमने क्यों किया। अब ऐसे कितने अणु बनेंगे अपने, 2। अब दूसरा यहाँ आएगा नहीं तो प्लस का निशान लगा के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब दूसरे को उल्टा लिखना है क्योंकि वो दूसरा यहाँ जुड़ेगा तभी तो अभिक्रिया समाप्त होगी, दोनों इस प्रकार से जुड़ेंगे। तो ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, CH2 कितने लिखे हैं, N CH2 कितना हो गया, C6H5। दोनों आपस में क्या होंगे, जोड़ेंगे तो आपका मुक्त बहुलक का निर्माण हो जाएगा। आप किसे जोड़ेंगे, C6H5 CH2 ये तो आपका हो गया एक अणु, एक मुक्त मूलक इधर वाला। अब दूसरे वाला को जोड़ दो इधर से तो क्या हो जाएगा, CH2 कितने हो जाएंगे, ये N फिर CH2 C6H5। तो देखो हमने लिखा था एथीन पॉलीथीन की जगह ये, तो CH2 बहुत सारे जुड़ गए तो उससे आपका क्या बन गया, पॉलीथीन। क्या बन गया, पॉलीथीन। तो ये किसका निर्माण हो गया यहाँ पे, पॉलीथीन। क्या बन गया, पॉलीथीन। तो कभी भी प्रश्न आ जाए कि संघ क्या योगात्मक बहुलक की बहुलकीकरण की क्रिया विधि लिखो तो ये लिख कर आना है, या एथीन से पॉलीथीन किया जाए तो ये लिखना है, या अदर कोई कंपाउंड पूछ ली जाए तो इसको चेंज कर लेना बस, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। जुड़ने का तरीका, प्रोसेस, स्क्रीनशॉट लें। हो गया। अब देखो कुछ बातें मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर लें कि बिल्कुल कंसेप्ट वो अपना क्लियर होना चाहिए। कि स्क्रीनशॉट हो गया, इसको पहले मिटा देते हैं हम यहाँ से जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखो हम बात करें तो अब देखो इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर हम वापस से बात करेंगे इसके बारे में। शॉर्ट में मैं आपको 3 बातें बता रहा हूँ, वो आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए बाकी की कोई कन्फ्यूजन आपका होना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पर्सन क्या आ सकता है। पर्सन अगर आएगा तो बड़ा क्वेश्चन बनेगा। बड़े क्वेश्चन में आपको एक ही चीज़ पूछी जाएगी यहाँ पर कि योगात्मक बहुलक के बहुलकीकरण की क्रिया विधि समझाइए।
या तो क्वेश्चन आपको ये पुटअप कर लिया जाएगा कि योगात्मक बहुलक के बहुलकीकरण की क्रिया विधि को समझाइए, या क्वेश्चन आपसे ये पुटअप कर लिया जाएगा कि एथीन से क्या बनाना है, पॉलीथीन। एथीन से पॉलीथीन बनाने की क्रिया विधि समझाइए। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एथीन से पॉलीथीन बनाने की क्रिया विधि समझाइए। अब देखो, जब आप आंसर लिखोगे तो पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये बहुलकीकरण की जो क्रिया विधि है वो किसके माध्यम से संपन्न होती है। तो बिल्कुल बात क्लियर होगी, मुक्त मूलक के माध्यम से ये क्रिया संपन्न होती है। दूसरा, इन अभिक्रियाओं में हमें किसकी आवश्यकता होती है, प्रारंभिक की। ज़्यादा याद ना रहे तो जो प्रारंभिक का एक नंबर का क्वेश्चन छोटा अलग से बन जाएगी कि मुक्त मूलक योगज बहुलकीकरण की क्रिया विधि में प्रयुक्त प्रारंभिक का नाम व सूत्र लिखिए। तो प्रारंभिक के रूप में हम नॉर्मली किसका प्रयोग करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, या आप चाहो तो एसिटिल पेरोक्साइड का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लियर हो गया बात, फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगा। अब इसके बाद ये योगात्मक बहुलक के बहुलकीकरण की क्रिया विधि या एथीन से पॉलीथीन बनने की जो क्रिया विधि है वो कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में संपन्न होती है। भाई ये तीनों पद याद होने चाहिए। पहला पद आपका होता है श्रृंखला संचरण, पहला पद क्या हुआ, श्रृंखला प्रारंभक पद। दूसरा क्या होगा, श्रृंखला संचरण पद। और तीसरे पद की बात करें तो श्रृंखला समापन पद। तीसरा क्या होगा, श्रृंखला समापन पद। इतना लिख दोगे तो सफिशिएंट है, पूरा काम आपका हो जाएगा। रिएक्शन कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आज की क्लास अपनी यह समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बहुलक है, जितने भी बहुलक है उन सब का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें होती है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर काफ़ी इजी और ज़रा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसकी 8-10 क्लास में चैप्टर इजीली समाप्त हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे के ढंग से इसको समझने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री का ये चैप्टर आसानी से याद हो जाता है। और इसको हम रामबाण औषधि के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे जिनको बिल्कुल भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है वो इस प्रकार के 2-3 चैप्टर याद करके अपनी नैया को पार लगा सकते हैं। इसी के साथ ये अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।